Now I'm going to explain you other 6 principles. ठीक है, उसमें से पहले मैं बता रहा हूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू का मतलब होता है एनीथिंग, any amount which is received or receivable from the sale of goods and services, that is known as revenue. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है व्हेन वी शुड कंसीडर रेवेन्यू इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट. कब हम उसको ये माने कि वो हमारी इनकम है या वो हमें रिसीवेबल है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज सून एज यू कम और यू गेट द राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द बायर और द सर्विस टेकर, तो आप उसको इनकम के रूप में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे अगर आप किसी को नकद सामान बेचते हैं तो आपको इमीडिएटली वो पैसा देता है. ठीक है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ही लेते हैं. लेकिन अगर आप किसी को उधार सामान बेचते हैं तो पैसा आपको अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वेदर इट शुड बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू और नॉट, यहां पे ये क्वेश्चन उठता है. तो एज सून एज यू सेल आउट द गुड्स टू द पर्सन, यू get the right to receive the money legally. ठीक है, therefore as soon as you transfer the right to the person in respect of the goods, you get the right to receive the money or to recover the money whether instantly or in future. So it should be considered as income of that period or revenue of that period. तो यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ये बताता है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इट इज नॉट मटेरियल कि आपने उस वक्त पैसा रिसीव किया है या नहीं किया है. ठीक है, if you have got right to receive the money, then it should be considered as the revenue of that year and that should be recorded in the books of account instantly. Okay, ये प्रिंसिपल आपको इतना ही बताता है. अब आते हैं अगला हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो हो चुका है, कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की जो कॉस्ट कीमत होती है वो कहलाता है. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है यहां पे कि एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एवर इट इज इनकर्ड एट द कॉस्ट एट विच इट इज एक्वायर्ड. ओके, तो जब भी कोई चीज आप खरीदते हैं तो इंस्टेंटली इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डे एट द कॉस्ट एट विच यू हैव गॉट इट. उसको खरीदने में जो भी पैसा आपने पे किया है प्लस उसको अपने डेस्टिनेशन तक, अपने बिजनेस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग. और हिस्टोरिकल का मतलब होता है जिस दिन आपने उसको उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया है, जिस दिन आपने उसको खरीदा है, उसी दिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो बेसिकली अवर अकाउंटिंग इज ऑल्सो हिस्टोरिकल. व्हाट वी हैव डन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो यहां पे हिस्टोरिकल का मतलब ये हुआ कि द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डे ऑन विच इट इज इनकर्ड. ठीक है, और उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिस वैल्यू पर आपने उसको किया है. तो दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन दिस कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जैसा सिस्टम होना चाहिए. तो देर आर सो मेनी डिफरेंट सिस्टम्स टू बी यूज्ड फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एक चीज के कई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कैलकुलेट करने के. तो ये जो प्रिंसिपल है ये इसलिए ये बताता है कि जो भी सिस्टम आप एक बार फॉलो करते हैं दैट शुड बी फॉलोड ईयर बाय ईयर. आपको हर साल वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए. आपको उसमें बार बार चेंज नहीं करने चाहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करने चाहिए. और इवन ये कि चेंज करना ही नहीं चाहिए अनटिल अनलेस इट बिकम कंपल्सरी टू चेंज द मेथड. बिकॉज क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप अलग अलग ईयर में अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दे बिकम अनकंपेरेबल. उनको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं. बिकॉज क्योंकि एक बार आपका सिस्टम अलग था और दूसरी बार आपका सिस्टम अलग था. चूंकि मेथड आप अलग करते हैं, अगर आप दो अलग अलग मेथड को यूज करते हैं तो उनमें वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती हैं, जिससे आपके प्रॉफिट्स और लॉस पर इफेक्ट आता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर भी इफेक्ट आता है. ठीक है, तो अगर आप एक साल में अलग सिस्टम फॉलो करेंगे, दूसरे साल में सिस्टम अगर आपका अलग हो जाएगा तो वहां पर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट चेंज हो जाएंगे. वहां पर आप दोनों ईयर के प्रॉफिट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम वर चेंज्ड.
ठीक है। और जब अगर कंपलसरी अकॉर्डिंग टू लॉ आपको कंपलसरी होता ही है कि यू हैव टू चेंज, यू आर बाउंड टू चेंज द सिस्टम, देन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियरली टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पे बताता हूं कि यहाँ पे जो मेथड्स हैं उसमें कई चीजें हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जितनी भी आपकी परमानेंट असेट होती हैं उनमें ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, उनकी वैल्यू कम होती ही है। अब वो जो वैल्यू कम होती है वो प्रैक्टिकली आपको नहीं मालूम होती कि कितनी कम होती है, तो उसमें हम एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 2 तरीके या 10 तरीके जितने भी बताए गए हैं सब में वैल्यू जो होती है वो लिटिल बिट चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जो भी डेप्रिसिएशन होता है दैट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं तो आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम आती है, दूसरे सिस्टम से आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा आती है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आप पहले सिस्टम से 1 साल में फॉलो करते हैं दूसरे सिस्टम को दूसरे साल में, तो आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है और उसके कारण आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो इन दिस सिचुएशन आप दोनों साल के प्रॉफिट को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम था, आपका जो अकाउंटिंग मेथड था, आपका जो वैल्यूएशन का तरीका था वो डिफरेंट था। इसी तरीके से स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है, स्टॉक का मतलब होता है द अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक आपके पास बच जाता है उसको भी आपको वैल्यूड करना होता है बिकॉज इट इज योर असेट, ठीक है। तो उसको एज एन असेट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना होता है। अब उसके वैल्यूएशन के लिए भी कई अल्टरनेटिव तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 तरीके मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, जितने में आपने खरीदा, दूसरा होता है आप जितने में उसको बेच सकते हैं, और तीसरा तरीका होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब जितने में आप बेच सकते हैं और जितने में आपने खरीदा था, उन दोनों में से जो कम होगा उस प्राइस पर आप उसको वैल्यूड करते हैं। उसके लिए एक अलग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब सपोज करें इनमें से किसी भी मेथड से अगर आप वैल्यूड करते हैं तो आपका जो स्टॉक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है तो उससे आपके प्रॉफिट या लॉस कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। और अगले साल में आप अपनी मेथड को बदल देते हैं तो फिर आपके प्रॉफिट या लॉस उस मेथड के अकॉर्डिंग या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। तो एक कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि एक सिस्टम जो आप फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर और ईयर बाय ईयर, हर साल आपको एक जैसे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए until unless it becomes compulsory to change the system. Okay. Now I'm coming to matching concept. Matching concept is simply it is related with the accounting period concept. एक अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें हमने 12 महीने का पीरियड कंसीडर किया, 1 साल का पीरियड कंसीडर किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड वी इनकर सो मेनी एक्सपेंसेस, वी रिसीव सो मेनी रेवेन्यूज। अब यहां पर हमको रेवेन्यू का और एक्सपेंस को मैच करना होता है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब इनकम हो रही है आपकी, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उनको आपस में मैच करना है कि जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसके सारे एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं क्या उन सबके अगेंस्ट में आपने रेवेन्यू जनरेट किया है या नहीं किया है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू को प्रॉपरली, रेवेन्यू और एक्सपेंस को प्रॉपरली अगर मैच नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट या लॉस जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो रॉन्ग होंगे, इनपरफेक्ट होंगे और आई कैन से कि इनकरेक्ट भी होंगे। जैसे अगर आप मान लो 5 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, ठीक है, तो आपने उसको एज एन एक्सपेंस 5 लाख रुपए में डाल दिया, ठीक है। अब उसमें से आपने 4 लाख का माल जो है वो 5 लाख में बेच दिया। ओके, तो ये हो गया आपका 5 लाख का इधर खर्च और 5 लाख का रेवेन्यू। वेयर इज प्रॉफिट? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट आपको नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज कि यहां पर आपने रेवेन्यू का और एक्सपेंस का मैचिंग नहीं किया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा
कि जो आपका 5 लाख रुपए का रेवेन्यू है, एक्चुअली उसके अगेंस्ट में आपका खर्च कितना था। तो यहां पे आपने पूरे 5 लाख का सामान नहीं बेचा है, यू हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹4 लाख ओनली। तो एक्सपेंसेस में जो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी वो 4 लाख की होनी चाहिए थी और रेवेन्यू में 5 लाख की, तब हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमको नजर आएगा। ठीक है, बट हमने एक्सपेंसेस में परचेज के रूप में कितना डाला है, 5 लाख रुपया। रेवेन्यू में कितना डाला है, 5 लाख रुपया। हमारा प्रॉफिट यहां पे डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो अब रेवेन्यू को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, या मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो वो जो 5 लाख रुपए की एंट्री थी उसके अगेंस्ट में 1 लाख रुपए की एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, एक और ट्रांजेक्शन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट शोज द स्टॉक, जो 1 लाख रुपए का माल आपके पास बिना बिका बच गया है। ठीक है, तो उसको आप असेट दिखाएंगे और बाकी का जो 5 था, 5 में से एक असेट में चला गया, तो आपके पास कितने बचते हैं, 4 लाख रुपीज। दैट इज द एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ 5 लाख। Then we come to the profit of the business. तो this is the revenue matching concept है ये, जहां पे एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू को आपस में मैच किया जाता है। जैसे अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वो भी इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे बाय दिस टाइम जो मैं यहां पर लाइट खर्च कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंस होता जा रहा है और मुझे रेवेन्यू मान लो अगले साल में मिलेगा या अगले महीने में इसका रेवेन्यू मिलेगा। तो यहां पर जो एक्सपेंस है वो यहां का एक्सपेंस ना होते हुए अगले महीने का या तो एक्सपेंस माना जाएगा, या फिर जो अगले महीने रेवेन्यू मिलने वाला है उसको इस महीने का रेवेन्यू कंसीडर करके मैं इस मंथ की इनकम को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से था ये आपका मैचिंग कंसेप्ट, जहां पे आप एक्सपेंस और रेवेन्यू को आपस में मैच करते हैं टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस for the accounting year. Okay. Now I'm coming to prudence. Prudence को हम conservative principle भी कहते हैं। ठीक है, according to this principle, we must consider probable loss which we come to know as soon as we come to know the losses which may be in future. They should be considered in the books of account instantly, immediately. ठीक है, but profits should be considered only when they are actually realized. ठीक है, यह प्रिंसिपल आपको सेफ होने के लिए कहता है। ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल बनाया गया है कि प्रॉफिट्स को आप तब तक अपनी बुक्स में कंसीडर ना करें, प्रोबेबल प्रॉफिट को, जब तक कि वो आपको एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए। लेकिन लॉसेस के लिए कहा गया है कि लॉसेस को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इंस्टेंटली कंसीडर कर लें जब भी आपको ऐसा लगता है कि इट मे बी अ लॉस इन द फ्यूचर। भले वो फ्यूचर में होगा, लेकिन चूंकि आप आज उसको असेस कर पा रहे हैं टू सम एक्सटेंट, तो उसको इंस्टेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करें, जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आएगी। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई कहता है कि आपकी लॉटरी लगने वाली है, ठीक है, 10 लाख रुपए की, आप चूंकि उस बंदे की बातों पर आप 99.99% भरोसा भी करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं आप उस पर, तो आपको भी लगा कि हाँ लॉटरी लगने वाली है। ऐसी बात आपके दोस्तों को मालूम पड़ी और वो आपके माथे आ गए कि आपको पार्टी देनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि अब तो आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले। ठीक है, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं है, हम तेरे को उधार देते हैं, पार्टी तो हमें आज चाहिए, और आपने उनको पार्टी दे दी, उनसे 10,000 रुपए लेके और पार्टी भी दे दी। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर आपकी लॉटरी ना लगे तो आप उस दोस्त का गला तो नहीं दबा सकते हैं जिसने आपको बोला था कि लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, और जिन दोस्तों से आपने उधार लिया था वो आपका गला जरूर दबाने के लिए आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रॉफिट था जो आपका फ्यूचर से रिलेटेड था कि मे बी और मे नॉट बी। तो अगर आपने उसको इंस्टेंटली प्रॉफिट मान लिया जबकि वो हुआ नहीं था, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने ये कहा होता है कि भाई जिस दिन लॉटरी खुल जाएगी उस दिन मैं पार्टी दे दूंगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन प्रॉफिट्स को तब तक बुक्स में कंसीडर नहीं करना चाहिए जब तक कि उन प्रोबेबल प्रॉफिट्स को बुक्स में तब तक कंसीडर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको वो रियलाइज नहीं
हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ये मान लें कि वो खर्चा एक्चुअली होगा ही, और आप उसके लिए अभी से अगर अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट में से कटौतियां करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, आप खर्चा कम करेंगे। अब सपोज करेंगे फ्यूचर में अगर वो लॉस नहीं होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके पास उतना पैसा सेव हो गया है, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में खर्च कर सकते हैं। तो ये वो चीज थी कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप इंस्टेंटली कंसीडर करें, जिससे कि आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। आपको अगर वो खर्चा करना पड़ता है तो यू आर रेडी फॉर दैट, और अगर नहीं करना पड़ता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका पैसा आपके पास बचा हुआ। तो दिस इज द प्रूडेंस कि प्रोबेबल प्रॉफिट्स को आप बुक्स में कंसीडर ना करें अनटिल अनलेस दे आर रियलाइज्ड, जबकि प्रोबेबल लॉसेस को आप इंस्टेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर कर लें एज लॉस एंड बिकम रेडी फॉर द फ्यूचर। एंड लास्ट इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि एवरीथिंग शुड बी शोन और रिकॉर्डेड एट द राइट टाइम, ठीक है। जो भी रिकॉर्डिंग आप करते हैं डे बाय डे की जानी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे that will go timely to the users, or they will be able to take correct decision in respect of the business। तो इसका सिंपल सा बस यही मतलब है कि राइट टाइम पर, सही टाइम पर जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, डे वाइज दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देयर शुड बी नो गैप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। आगे पीछे अगर आपने कर दिया तो इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी यूटिलिटी जो है, यूजफुलनेस जो है, उसको लूज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा 3-4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको और भी बुक में मिल सकते हैं, वो आप बुक से पढ़ लें। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतना पोर्शन मेरा आज खत्म हो जाता है। आज हम एक और नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में फर्दर हमने 2 पार्ट किए हुए हैं, इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। तो पहला सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली इज नॉट ए सिस्टम, ठीक है। इसमें हम सारे ट्रांजेक्शंस जो भी हमने किए हैं वो सारे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसमें से वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं या फिर रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। नॉर्मली इसमें एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं की जाती है, इसलिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग या इस सिस्टम के बाद को फॉलो करने के बाद हम हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। Therefore, this system is not recognized by any government or by any law. This system is followed by very small traders, जो बहुत ही छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हैं, जिनका टोटल टर्नओवर लाख, 2 लाख, 4 लाख से ज्यादा का नहीं होता है। They follow this system, ठीक है। दूसरी तरफ आता है डबल एंट्री सिस्टम, which was given by the Lucas Pacioli. He is considered as the father of double entry system. Lucas Pacioli, he was an Italian person. 14th सेंचुरी में इसने डबल एंट्री सिस्टम को प्रेजेंट किया था। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बेसिकली सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस। बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इससे पहले मैंने आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो प्रिंसिपल था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था कि हर ट्रांजैक्शन के बिजनेस के ऊपर 2 इफेक्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। वन ऑफ दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड द अदर वन इज कॉल्ड क्रेडिट। Both the aspects are recorded in the books of account। इस तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोनों एस्पेक्ट होते हैं दोनों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम को फर्दर मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। दैट इज नथिंग एल्स
कि इंडियन सिस्टम जो है दैट इज हियर वी राइट द बुक्स ऑफ अकाउंट इन इंडियन लैंग्वेज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम। वहां पर भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, वही जो सिस्टम हम डबल एंट्री सिस्टम यहाँ जो मैंने आपको बताया वही फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इंडियन लैंग्वेज में, दैट में भी हिंदी और सम अदर इंडियन लैंग्वेज उसमें मेंटेन किए जा रहे हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है इंडियन सिस्टम। ठीक है, लिखने का थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है क्योंकि हम हमारे कस्टम्स के हिसाब से उसको नोट डाउन करते हैं, बट वहां पे भी डबल ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। दूसरा है इंग्लिश सिस्टम, जहां पे डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम एंड नथिंग एल्स। अल्टीमेटली बोथ आर डबल एंट्री सिस्टम, the difference is of language, one is written in indigenous languages, Indian languages, and the other one is written in English languages। ठीक है, तो चूंकि आप जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश में ही उसको करना सिखाया जाता है। आज से 2 साल पहले एमपी बोर्ड के जो सिलेबस था उसमें इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को भी फॉलो किया जाता था, मतलब वो भी एक चैप्टर था जिसमें हम उसको हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में साइड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट अल्टीमेटली वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम, ओके, एंड नथिंग एल्स। उसके बाद हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है पहला कैरेक्टरिस्टिक, एवरी ट्रांजेक्शन affects at least 2 accounts। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 तो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरीके से एक ट्रांजेक्शन का डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अब जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो हो सकते हैं कि 2 से ज्यादा हो सेम ट्रांजेक्शन में, ठीक है, लेकिन डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट वो क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। चाहे आपके 2 अकाउंट डेबिट में जा रहे हैं, क्रेडिट में 1 अकाउंट जा रहा है, तो क्रेडिट वाले अकाउंट का जो अमाउंट होगा वो डेबिट वाले दोनों अमाउंट के बराबर होगा। तो कुल मिला के ड्यूअल एस्पेक्ट का जो कंसेप्ट हुआ वो हुआ कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट इज नॉट मटेरियल कि डेबिट में कितने अकाउंट है और क्रेडिट में कितने अकाउंट हैं। अकाउंट मे बी अफेक्टेड मोर देन 2, बट एटलीस्ट दे शुड बी 2 अकाउंट्स। देन इज एवरी अकाउंट हैज 2 साइड्स, दे आर डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो भी अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट ऑल्सो हैज 2 साइड्स, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको बताया था कि एक अकाउंट के 2 साइड होते हैं, मतलब एक अकाउंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है उसका डेबिट और दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट। जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है वो कहलाता है डेबिट और जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है वो कहलाता है क्रेडिट। तो यहां पर भी वही चीज कही गई है कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी अकाउंट हैज 2 पार्ट्स, दैट इज वन साइड इज डेबिट एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड क्रेडिट। एवरी अकाउंट हैज 2 साइड्स हो गया डेफिनेट अकाउंटिंग रूल्स। अब डबल एंट्री सिस्टम के जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के, एनालाइज करने के जो सिस्टम्स हैं उसके अपने रूल्स बने हुए हैं एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। उन रूल के हिसाब से ही हमें डिसाइड करना होता है कि विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग जो होगी वो इनकरेक्ट हो सकती है। तो इसके एक फंडामेंटल रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे के चैप्टर में जाएंगे। फिलहाल सिर्फ यही है कि डेबिट और क्रेडिट करने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड दीज आर द डेफिनेट। आप अपनी मर्जी से रूल्स नहीं बना सकते, वो डेफिनेट रूल्स जो बनाए गए हैं, जो डेवलप किए गए हैं, वी हैव टू फॉलो इन डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद आते हैं लीगल वैलिडिटी। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको लीगली वैलिड माना गया है, मतलब that is recognized by the government and law of every country। almost we can say कि हर कंट्री में डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, अलाउ किया गया है लीगली, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो कुछ क्या सारी चीजें जो हैं वो साइंटिफिक हैं और चूंकि वो साइंटिफिक हैं तो जो भी कंक्लूजन्स वो देता है, जो भी पिक्चर जो हमें क्रिएट करके देता है, बना के देता है, that is most perfect picture of the business, therefore it is valid और legal validity इसको मिली हुई है। evaluation of correct picture of the business due to double entry system,
हम हर ट्रांजेक्शन को इसमें ड्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। दोनों पार्ट्स को, जो दो इफेक्ट्स होते हैं, बोथ ऑफ देम आर रिकॉर्डेड। इसलिए इसमें जो, और साथ में हम इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, विच आर ऑब्जर्व्ड और विच आर क्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट एंड फॉलोड बाय द अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ इट इज मोर साइंटिफिक वे, इसलिए जो आपका पिक्चर बन के आता है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है, जो आपके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होते हैं, टू सम एक्सटेंट दे आर द मोस्ट करेक्ट। Therefore, this system shows you correct picture of the business profit, loss as well as financial position. Now, I'm coming to discuss the merits and demerits of system. ठीक है, merits में complete description. Every transaction is recorded in dual aspect, जिसमें आप दोनों aspects को उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन मिलता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड डे बाय डे। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसलिए आपको इससे पूरे ट्रांजेक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कोई चीज कहां से आई थी, किससे आई थी, क्या गया था, वगैरह वगैरह जैसी चीजें आपको अवेलेबल होगी। रिलायबल इंफॉर्मेशन, चूंकि हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, साथ में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं, वी हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो। तो इनसे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दे आर मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन। देन चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी बाय ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में आप, जो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाकर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की जो फेयरनेस है, करेक्टनेस है, उसको भी चेक कर सकते हैं। वहां पे ट्रायल बैलेंस बना के आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट टू सम एक्सटेंट। तो इससे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को भी चेक कर पाते हैं। उसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड। ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ये साइंटिफिक मेथड है। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, जहां पे हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसमें बिजनेसमैन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बिजनेसमैन को अलग व्यक्ति मान के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से ये मेथड जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड कर पा रही है या करती है, जिससे बिजनेस के सही रिजल्ट मालूम पड़ते हैं। देयरफॉर इट इज मोर साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट द करेक्ट profit or financial position recognized by the government and law, and this method is also recognized by government in India as well as in other countries also। वहां पर भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, हमारे कानून ने इसको मान्यता दी है। अदर देन दिस कोई भी जो सिस्टम है उसको हमारे लॉ ने वैलिड नहीं माना है, और उसको हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो हमारे अकाउंट्स जो हैं, हमारी जो प्रॉफिट हम डिस्क्लोज करेंगे, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज की जाएगी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्योंकि अदर देन डबल एंट्री सिस्टम नो मेथड इज कंसीडर्ड एज वैलिड एंड साइंटिफिक। ओके, अब बनाते हैं इसके डीमेरिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो डीमेरिट इसमें दे रखा है, ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। आपने कोई ट्रांजेक्शन करा और उसके बाद अगर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो बाद में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से कहीं कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि आपके बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था। मतलब इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर आप ट्रांजेक्शन को स्किप कर देते हैं तो आपके पास कोई वे आउट नहीं है जिससे आप फाइंड आउट कर सकें कि देयर इज सम एरर। रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी आप गलती अगर कर देते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और उसके कारण जो आपके फाइनली रिजल्ट्स होंगे, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगी, जो भी आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दे वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर आप कोई अमाउंट जो आपने 50,000 का ट्रांजेक्शन किया था, बाय मिस्टेक आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 पर रिकॉर्ड कर देते हैं, तो दैट विल कंटिन्यू एज 5,000, और जो भी रिजल्ट वो देगा वो अकॉर्डिंग टू 5,000 देगा, ना कि 50,000 के।
ठीक है, या फिर आप किसी रॉन्ग अकाउंट में उसको क्लासीफाई कर देते हैं, दैट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी तरीके से कैरी होगा, पिक्चर भी आपका उसी से बन के आएगा, लेकिन वो पिक्चर जो होगा वो सही नहीं होगा। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में मैन्युअली कोई एरर कर देते हैं तो उसका कोई वे आउट डायरेक्ट नहीं है, फिर आपको अलग तरीके से उसमें एरर्स को सर्च आउट करना पड़ेगा। जब आप अपने बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं, सॉरी, जब आप अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं विद अदर पार्टीज, देन यू कम टू नो द एरर्स, और फिर आप उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं। बट अगर आप किसी के साथ में उसको रिकंसाइल नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू नो दैट एरर। ठीक, देन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। चूंकि एक्सपेंसिव देयर आर सो मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज टू बी मेंटेन्ड बाय यू एंड देयर वुड बी सो मेनी पर्संस टू बी एंगेज्ड फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है। फॉर दैट यू हैव टू अपॉइंट डिफरेंट पर्संस टू मेंटेन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इट इज एक्सपेंसिव एज वेल एज इट विल टेक टाइम। इनिशियली देयर इज इनिशियल रिकॉर्डिंग, देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद आगे की जो चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑल दोज स्टेप वी हैव टू फॉलो। इट विल टेक टाइम टू फिनिश द कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रूल्स। ऑब्वियसली इसके जो रूल्स हैं कि हाउ वी विल डिसाइड द अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, समटाइम्स अब चूंकि मुझे तो वो आते हैं इसलिए मुझे कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नजर नहीं आती है, बट व्हेन यू लर्न फर्स्ट टाइम देन यू फाइंड इट मच डिफिकल्ट कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट डेबिट होगा तो ये सिचुएशन होगी, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। इस तरीके से जो रूल्स गिवन हैं, ठीक है, देयर आर सम रूल्स जो आगे के मतलब जो आगे जो चैप्टर आने वाला है हम बहुत जल्दी उसमें पहुंचेंगे, तो मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा, फिर आप उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि आप किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो सम टाइम वी कैन से कि दे आर द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल इज अनदर डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम का एक ब्रीफ आपके सामने था। और अब मैं एक और चीज जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, These are the system of accounting, that is method of accounting. Method of accounting को दो तरीके में डिवाइड किया गया है, कैश मेथड और दूसरा मर्केंटाइल मेथड। ठीक है, तो जो कैश मेथड होती है उसमें हम ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू मनी। ठीक है, मतलब जब हमारे पास पैसा आएगा या हमारे पास से पैसा जाएगा, देन द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सिंपली देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो उधारी के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक कि वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। तो दिस इज कैश मेथड। ठीक है, अब बेसिकली कैश मेथड वो लोग फॉलो करते हैं जिनके यहाँ उधारी के ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है। ठीक है, दे कैन फॉलो दैट मेथड क्योंकि उनके यहाँ पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। सिर्फ जैसे अब कोई ठेले वाला है जो दिन भर में चाट का ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, ऑब्वियसली नकद पैसा लेकर सब्जी खरीद के लाता है और नकद में ही आपको बेच के जाता है, ना कुछ उधार है ना कुछ है। तो वो अपनी रिकॉर्डिंग जो होती है वो कैश सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं। दूसरा होता है मर्केंटाइल सिस्टम, जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है और सभी जगह जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो सभी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज की तारीख में जो बिजनेस का सिनेरियो है उसमें विदाउट क्रेडिट यू कांट रन द बिजनेस। बिना उधारी के आपका बिजनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम उधारी के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं, साथ में हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जैसी चीजों को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वाले मेथड में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। कैश सिस्टम में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, मतलब वहां पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के कारण प्रॉफिट हो रहा है। तो होता ही है कि मैंने माल आज बेच दिया लेकिन उसका पैसा मुझे अगर 6 महीने बाद मिलेगा तो प्रॉफिट की काउंटिंग 6 महीने बाद होगी, तब तक प्रॉफिट की काउंटिंग नहीं होगी। जबकि एक्चुअली अगर मैंने माल बेच दिया है, आई हैव द राइट टू रिसीव द मनी, इट मींस मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। बट कैश सिस्टम में हम उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं जब तक कि हमें वो कैश नहीं मिलता है। मर्केंटाइल सिस्टम में ये होता है कि एज सून एज वी बिकम लायबल और वी गेट द राइट
to receive the money or we become liable to pay the money, the transaction is recorded instantly in the books of account. तो यहां पर आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, जो मैचिंग प्रिंसिपल था उसको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं और उसी से हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पे हमारा पर्टिकुलर ईयर का जो प्रॉफिट आता है वो उस ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का आता है जो हमने उसी साल में किए हैं, वेदर हमें उसका पैसा मिला या नहीं मिला। तो ये कहलाता है हमारा मर्केंटाइल सिस्टम। तो जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, या फिर नॉर्मली जो अच्छे बिजनेस करने वाले बड़े बिजनेस हैं, वहां सभी जगह मर्केंटाइल सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। कैश सिस्टम जो है वो बहुत रेयरली कहीं पर फॉलो किया जाता है। ओके, इस तरीके से ये चैप्टर मेरा खत्म होता है आज। अब हम अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे।